जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं, ये पेपर है आपका बीएड सेकेंड ईयर कह सकते हैं या सेमेस्टर थर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बीएड जो है कहीं सेमेस्टर वाइज चल रहा है और किसी यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज। लेकिन जो ये पेपर होता है दोस्तों, ये पेपर एक ही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन आपको चाहे ईयर वाइज पढ़ रहे हैं या सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं, आपको क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का पेपर देना ही देना है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपने सेमेस्टर या ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग ये देख लेंगे कि क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा जो है आपको किस ईयर में पढ़ना है, किस सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। ये जो आप पेपर सामने देख रहे हैं ये 9 फरवरी 2023, ठीक है। कब? 9 फरवरी 2023 को ये हुआ है और ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का पेपर है। तो दोस्तों आप लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर वाले हैं वो तो इस पेपर को इम्पोर्टेंट रूप में देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के पैटर्न पर, जो वीर बहादुर सिंह का पैटर्न है उसी पैटर्न पर एमएसडीयू आजमगढ़ भी चल रहा है, वही पेपर करा रही है। तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो स्टूडेंट मान लीजिए दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं वो भी देखेंगे जिनका समावेशी शिक्षा का पेपर है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपका प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो हम लोग जान ही चुके हैं। 10 प्रश्न यहाँ मिलेंगे, दो 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 नंबर के होंगे, 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है ये है उपचारात्मक शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षा दोस्तों अगर देखा जाए तो उपचारात्मक का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का विश्लेषित भी करते चलेंगे। वैसे तो ये पेपर, जितना पेपर प्रश्न आप देख रहे हैं, इन सारे प्रश्नों के हल हम एक वीडियो में दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे देंगे, वहां जाकर के वो वीडियो अगर देख लेते हैं पेपर से पहले तो 80+ लाने के आप हकदार हो जाएंगे। उपचार का मतलब क्या होता है, आपको कोई रोग हो जाता है तो उपचार कराने के लिए जाते हैं, वही उपचारात्मक शिक्षा ये दे दिया है कि उपचारात्मक शिक्षा की 4 विशेषता लिखिए। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षा, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को हमें पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाना है शिक्षा, तो उसमें क्या क्या हम बदलाव करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से अपना शिक्षा को देंगे, ये उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। एकीकृत शिक्षा पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है एकीकृत शिक्षा, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। एकीकृत शिक्षा का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी एक लाइन में बता रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समान विद्यालय में समान टीचर के माध्यम से बच्चों को एक साथ रख करके पढ़ाया जाता है, लेकिन 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उनको अलग से स्पेशल फील्ड, जैसे मान लीजिए कि गूंगा बहरा बच्चा है, जो बच्चा है उसको हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण दिव्यांग बच्चे कहते हैं, ठीक है। अगर वैसा बच्चा है तो उसको अलग से 1 घंटा 2 घंटा के लिए स्पीच थेरेपी दे देंगे। अगर मान लीजिए कोई लड़का देख नहीं सकता है, दृष्टि दिव्यांग है, तो उसको सामान्य बच्चों के साथ तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन अलग से उसको कोचिंग के तौर पर स्कूल में ही 1 घंटा 2 घंटा के लिए अलग से जो क्लास ले लेंगे, वो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया, विशिष्ट बालकों की 4 विशेषता लिखिए। दोस्तों विशिष्ट बालक क्या होते हैं? स्पेशल नीड, जो चिल्ड्रेन होते हैं स्पेशल नीड, जैसे मान लीजिए कि जो हर एक प्रकार के दिव्यांगता का जो प्रकार दोस्तों अब हो गया है 21 प्रकार का, ठीक है। RPWD एक्ट, RPWD एक्ट, ठीक है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि RPWD एक्ट 2016, ठीक है, 2016 क्या है, तो 2016 जो RPD एक्ट बना है इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगता को रख दिया गया है, पहला ये कारण। और जो विकलांग शब्द हम लोग यूज करते थे, विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द दे दिया गया है। और बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे 6 से 18 साल के बच्चों तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये करना है, ठीक है। तो ये दिव्यांग ही शब्द आप यूज करिएगा, विकलांग शब्द नहीं यूज करिएगा लिखते समय भी, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। और ये एक कानून बन चुका है, ठीक है। ये होगा विशिष्ट बालक। तो दोस्तों विशिष्ट बालक की अगर विशेषता लिखना है तो विशिष्ट बालक हो गए, जैसे मान लीजिए कि उनको हर एक जगह समस्या होती है, जैसे मान लीजिए घर पर समस्या होती है, पढ़ने में समस्या, हर एक जगह समस्या ही समस्या होती है, जिसको कि एक टीचर के माध्यम से, एक घर परिवार के माध्यम से इसको दूर किया जाता है। और इन बच्चों को, जो विशिष्ट बालक होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। स्वलीनता क्या है दोस्तों? ये स्वलीनता क्या है, इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये भी पूछा गया है और पूछा जाता है, हर एक बार पूछा जाता है। तो स्वलीनता यानी ये बच्चे अपने आप में लीन होते हैं, कोई केंद्र बना करके उसके चारों तरफ इर्द गिर्द वो काम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है,
उसको आलू छीलने के लिए दे दीजिए, तो वो आलू छिलता ही रहेगा, छिलता ही रहेगा, छिलता ही रहेगा, उसको हटाइएगा नहीं तब तक वो छिलता ही रहेगा। केंद्र बना करके वो चारों तरफ गोला करता रहेगा, घूमता रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? ये स्वलीनता बच्चों की लक्षण होती है, ये प्रकार। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, पाठ्यक्रम अनुकूलन को परिभाषित किए। तो दोस्तों पाठ्यक्रम अनुकूलन, अनुकूलन क्या है? अनुकूलन जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग बच्चे हैं, उनको अगर शिक्षा में अनुकूलन करना है तो हमें विद्यालय का स्ट्रक्चर बच्चों के अनुसार बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि दिव्यांग बच्चे आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए रैंप बना दिया जाए, लैट्रिन बाथरूम जो शौचालय है उसमें रेट्रो फिटिंग दे दिया जाए, ठीक है? पानी की व्यवस्था दे दी जाए, ब्लैक बोर्ड की में एडाप्ट यानी अनुकूलन करना पड़ेगा, हर एक जगह टीएलएम में अनुकूलन करने पड़ेगा, जो पाठ्यक्रम होगा उन बच्चों के अनुरूप बनाना पड़ेगा कि वो भी बच्चे देख सके। जैसे जो बच्चे मान लीजिए कि हियरिंग इम्पेयर्ड हैं तो उनको अगर कोई पढ़ाना है, स्टेशन के बारे में पढ़ाना है, ठीक है? हियरिंग, तो उसमें अनुकूलन हम क्या करेंगे? स्टेशन, एक पेज पर स्टेशन के बारे में सब कुछ लिखेंगे और एक पेज पर उसका चित्र बना रहेगा, तो वो बच्चे लिखा हुआ और चित्र को मिला करके बढ़िया से समझ सकते हैं। यही अनुकूलन होता है, यही पाठ्यक्रम में अनुकूलन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया, अधिगम असमर्थता क्या है? दोस्तों अधिगम असमर्थता हम लोग पहले भी अधिगम डिसेबिलिटी पर क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जो बच्चे सीखने में असमर्थ हैं। आपके स्कूल में आप देखे होंगे कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे में से 2-4 बच्चे ऐसे मिलते हैं कि उनको कुछ भी आप पढ़ाइए, कितना हो सिखा दीजिए, वो बच्चे सीख नहीं पाते हैं, वो लर्निंग डिसेबिलिटी उनके अंतर्गत रहती है, सीखने में असमर्थ बच्चे होते हैं वो, ठीक है? तो उनको हम लोग कैसे पढ़ाएँगे, कैसे-कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में लिख देना है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने में असमर्थता होता है, ठीक है? ये पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो पेपर है अनुवर्ती कार्यक्रम क्या है? ये एक नया चीज़ देखने के लिए, जो कि हम वीडियो नहीं बनाए थे इस पॉइंट पर, लेकिन आप ये फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि जैसे आज जो हम लोग पढ़ाए उसको कल भी अपना उसको पढ़ा करके उसके आगे जो काम करते हैं वही फॉलो अप से संबंधित होता है, अनुवर्ती कार्यक्रम होता है, ठीक है? तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर चैनल पर नए हैं और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ठीक है? आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो इस चैनल पर आपको देखा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर के अंतर्गत यहाँ पर आपको तैयारी के लिए मॉडल पेपर, सिलेबस, पाठ्यक्रम पूरा कराया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, आपको लास्ट तक मदद करेगा, यहाँ तक कि आपको सीटेट के लिए भी ये मदद करेगा। इसके अलावा टीचर बनने तक ये चैनल आपके साथ रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, सीमांत समूह से आप क्या समझते हैं, ठीक है? सीमांत समूह से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। अंडरस्टैंड बाय मैरेजियन ग्रुप, ठीक है? सीमांत समूह। उसके बाद नेक्स्ट 9th नंबर का प्रतिपूरक कौशल क्या है दोस्तों? प्रतिपूरक कौशल के बारे में पूछा गया था। और उसके बाद 10वां जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके साथ जो खेल कूद कराया जाता है, जैसे पढ़ने के क्रम में बच्चों से अंताक्षरी हो गया इत्यादि, जो भी कराया जाता है वो पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ सेशन सी के अंतर्गत खंड ब के अंतर्गत आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 नंबर के होते हैं और 40 नंबर का होता है। यहाँ से आपको 40 नंबर 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, क्या आया था प्रश्न, ये देखिए विविध आवश्यकताओं की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। यानी जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है। उनको घर पर भी आप खुद सोचिएगा दोस्तों, अगर आप पेपर देने जाते हैं तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमारे घर के अगल बगल में कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई विकलांग बच्चा है, उसको क्या क्या आवश्यकता होती है, उसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको स्पष्ट कर देना। अगर ये मान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है अच्छी तरीके से, ये समझ में यहाँ अथवा ऑप्शन दिया है, ठीक है? तो विकासात्मक अक्षमता को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होगी, इसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है? तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यहाँ देखेंगे बच्चे के समावेशन में शिक्षक की भूमिका। यानी समावेशी क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही।
समावेशन। समावेशन का मतलब ये हो गया कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा देना समावेशन कहलाता है। और समावेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होगी दोस्तों? ये देखिए, कोई टीचर है, उसके रूम में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको ये नहीं कि अलग बैठा दे, उस पर कोई ध्यान न दे, यानी उसको क्लास में अपमानित करे, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। वो शिक्षक की भूमिका होती है, बच्चे को, दिव्यांग बच्चा है तो उसको क्लास में आगे बैठाए, अगले बेंच पर बैठाए, उसके बाद उसके बगल में कोई तेज तर्राक लड़का बैठा दे, उसके ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिख रहा है उसको बच्चों के फेस टू फेस होकर के, यानी उसके ओठ के सामने, उसके सामने होकर के बोले, ताकि वो बच्चा कोई भी किसी भी प्रकार का वो समझ सके। अगर मान लीजिए कि पैर से दिव्यांग बच्चा है तो उसको सुरक्षित स्थान पर रूम में बैठाए। इस तरीके का शिक्षक की भूमिका, माता पिता को गाइड करे, ये सब शिक्षक की भूमिका होती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक समस्याओं को जो तेज तर्राक बच्चे होते हैं, आप सोचिए कि आपके क्लास में अगर ये खूब तेज लड़का है, यानी जो सामान्य बुद्धि औसत होती है उससे अधिक बुद्धि वाला, तो उसको क्या क्या कठिनाई होगी, क्या क्या उसको करना है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अगर श्रवण बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको मूल्यांकन करते समय किन किन बातों से कठिनाइयाँ होती है, इसके बारे में लिखना है। ने अगर वो नहीं आ रहा है तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शैक्षिक समस्याओं का वर्णन करें। ये सारे के सारे प्रश्न जो देख रहे हैं दोस्तों, इन सारे प्रश्नों पर हम वीडियो भी बनाए। आप अगर इस चैनल के ग्रुप में नीचे लिंक में जाएंगे तो वहाँ आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर करके लिंक मिलेगा, ठीक है। बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 करके मिलेगा और पेपर 2 करके मिलेगा। तो वहाँ से आप जा करके देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्नों पर वीडियो बने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी वहाँ पर एक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देखेंगे, सामान्य शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा में विभिन्नता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर पर, यहाँ पर आप लोग देखा बीएड थर्ड सेमेस्टर का है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड थर्ड सेमेस्टर का ही, चूँकि हम समझे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है, हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये प्रतिपूरक कौशल के विकास के कार्यात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम इसी में जो चल रहा है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लास चल रहा है और बीएड थर्ड सेमेस्टर का भी क्लास चल रहा है, ठीक है। तो उसी में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोग थर्ड सेमेस्टर देख रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का पेपर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे भारत में समावेशन की प्रमुख बाधाएं क्या है, समीक्षा कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे खंड 100 के अंतर्गत, यहाँ से आपको पता ही है कि 2 प्रश्न करने होते हैं और एक 15-15 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। तो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यह एकीकृत शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। यानी समावेशी शिक्षा, अभी आपको बताएं, सामान्य विद्यालय में सामान्य छत के नीचे सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को, सामान्य बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है, कार्य है, ठीक है। और एकीकृत शिक्षा है, सामान्य शिक्षा की तरह जिस तरीके हम शिक्षा देते हैं, लेकिन उसको अलग से 1 घंटा 2 घंटा के लिए स्पेशल फील्ड से, यानी दिव्यांग है, किसी प्रकार का दिव्यांग है, उसको 1 घंटा अलग से कोचिंग दे देते हैं स्कूल में, वो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखेंगे 8वां नंबर पर जो है वो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा में प्रौद्योगिकी का योगदान। दोस्तों, शिक्षा के मानसिक रूप से अगर पिछड़ापन बालक है, उसमें आईसीटी आप लोगों ने पढ़ा सेकेंड सेमेस्टर में, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी प्रसारण ये था, उसका क्या योगदान है, मोबाइल का क्या योगदान है, लैपटॉप का, कंप्यूटर का जो तकनीक चल रहा है उसका क्या योगदान है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है, पाठ्यक्रम अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, विविध आवश्यकता वाले बालकों के लिए क्यों आवश्यक है। यहाँ पर पाठ्यक्रम अनुकूलन अगर है तो हम आपको ये बात कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग, सामान्य बच्चे तो पढ़ते ही हैं समावेशी शिक्षा में, दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, कम बुद्धि के बच्चे पढ़ते हैं, तेज बुद्धि पढ़ते हैं, यानी सब प्रकार के बच्चों को एक साथ समावेशी कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो हमें सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम का अनुकूलन करना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, उसमें हमें सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को, सामान्य बच्चों को, पिछड़े बच्चों को, सबका ध्यान दे करके हमें पाठ्यक्रम का अनुकूलन करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जीता जागता एक बहुत अच्छा हम दे रहे हैं कि रामायण कितना मोटा बुक है, देखे हैं रामायण,
रामायण में से अगर पूछा जाए कि लंका दहन कैसे हुआ था, सीता हरण कैसे हुआ था, उसके बाद से अगर पूछे यानी को हर एक कहानी लव कुश कांड या जो भी चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाए तो ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोग बता देंगे। उतनी मोटी बुक है, लेकिन हर एक व्यक्ति के ज़बान पर वो चीज़ उस तरीके से है, ठीक है? तो उसमें कोई ऐसा अनुकूलन उसी तरीके से जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका बुक है, उस तरीके से अनुकूलित होना चाहिए, जिससे कि दिव्यांग बच्चे या सामान्य बच्चे, पिछड़े बच्चे, सब प्रकार के बच्चे उसको सीख सकें, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो देखेंगे, इसमें अनुकूलन से संबंधित है, तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण होगा उसमें अभी ऊपर हम बताए थे कि चित्र ज़्यादा होना चाहिए, कि चित्र देख करके बच्चे समझने का प्रयास करें, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया है प्रश्न दोस्तों, एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ये भी प्रश्न आया था। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन, ये समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों ये पेपर आपको कैसा लगा देखिए, इसके बाद आज सेकेंड पेपर हो रहा है, सेकेंड पेपर भी आपको हम दे देंगे। बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों को आज सेकेंड पेपर भी हो रहा है, और सेकेंड पेपर भी हम आपको आज इसी चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, जो लिंग विद्यालय एवं समाज है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।